बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि माया के अंदर डिफ्यूजन का अमल किस तरह से होता है और कौन कौन से अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। डिफ्यूजन, सबसे पहले डिफ्यूजन की तारीफ़ लिखते हैं, ऐसा अमल जिसके दौरान माया के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हुए या बेतरतीब हरकत करते हुए माया के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत करते हुए आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा माया के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के अंदर हल हो जाना, मिल जाना। जब माया के मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे होते हैं और हरकत करते हुए वो दूसरे माया के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, तो इसके नतीजे में उनके दरमियान एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर बनने के अमल को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी माया के मॉलिक्यूल्स आपस में हरकत करेंगे और एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक तरह की माया के मॉलिक्यूल हरकत करते हुए दूसरी तरह के माया के मॉलिक्यूल्स के साथ जब टकराते हैं, तो इस टकराव से बनने वाला जो मिक्सचर है उसकी फितरत को अगर हम देखें तो वो किस तरह का होता है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर से यहाँ क्या मुराद है, किस लिहाज से हम इस मिक्सचर को होमोजीनियस कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पानी का बीकर है, उस पानी के बीकर में मैं चंद रोशनाई के कतरे डालता हूँ। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी मौजूद है, ये पानी इस बीकर का हिस्सा है। मैंने क्या किया, इस बीकर के अंदर चंद रोशनाई के कतरे डाल दिए। ये वो चंद कतरे थे रोशनाई के जो मैंने इस बीकर के अंदर डाल दिए। ये बीकर पानी के साथ भरा हुआ है। ये मैंने रोशनाई के कतरे एक छोटी सी ट्यूब की मदद से डाले हैं। इस ट्यूब को ड्रॉपर का नाम दिया जाता है। इस ड्रॉपर की मदद से मैंने क्या किया, इसमें चंद रोशनाई के कतरे डाल दिए। अब थोड़ी देर इस मिक्सचर को, मतलब पहले पानी पड़ा हुआ था, पानी के अंदर मैंने रोशनाई के कतरे डाल दिए। अब इसको क्या करें, अच्छी तरह से मिक्स करें, हल करें, या ना भी हल करें, वैसे ही छोड़ दें। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये रोशनाई के कतरे पूरे बीकर के अंदर फैल जाएंगे और फैल कर होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जब ये पूरे बीकर के अंदर फैल जाएंगे तो आपको ये बताना मुश्किल है कि किस हिस्से पर कौन से मॉलिक्यूल्स की तादाद, मतलब किस हिस्से पर रोशनाई के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, किस हिस्से पर रोशनाई के मॉलिक्यूल की तादाद कम है, क्योंकि पूरे मिक्सचर बनते दौरान रोशनाई के कतरे पानी के अंदर इस तरह से फैले हैं कि उन्होंने किस तरह के मिक्सचर को बनाया है, होमोजीनियस मिक्सचर को बनाया है। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस पूरे बीकर में पानी के थोड़े से पोर्शन बना लूँ, मैं कहता हूँ मैं इतने हिस्से की बात करता हूँ, ये इतना हिस्सा, इस हिस्से के मतलब थोड़ी देर के बाद जब मुकम्मल तौर पर ये रोशनाई के कतरे पूरे पानी के अंदर फैल जाएंगे तो मैं इस हिस्से की बात करूँगा। इस हिस्से में जितनी निस्बत आपको पानी और रोशनाई के कतरों की मिलेगी, जो निस्बत आपको इन दोनों की मिलेगी इतने हिस्से में, वही निस्बत आपको इतने हिस्से के बराबर ही अगर मैं ये हिस्सा यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ भी आपको वही निस्बत के साथ रोशनी और
रोशनाई और पानी के कतरों की मिलेगी जो आपको इस हिस्से में मिल रही है। मैं यानी कि अगर आप इतना हिस्सा यहाँ पे ले लें, एक ही बीकर के अंदर मैंने एक से ज़्यादा हिस्से बना दिए हैं और तमाम हिस्सों की अगर मैं रकबे की बात करूँ वो बराबर है। मैं कहता हूँ ये और ये रकबे के लिहाज से आपस में बराबर हैं, या मैं कहता हूँ मैंने ये एक हिस्सा यहाँ पर ले लिया है, ये भी हिस्सा रकबे के हवाले से उतना ही है जितने ये पहले दो हैं। तो अगर मैं इस रकबे के अंदर पानी और रोशनाई के कतरों की निस्बत देखूं, इसमें देखूं, तीनों में से जिस मर्जी हिस्से के अंदर देख लूं रकबे के लिहाज से तीनों बराबर हैं, तो हर हिस्से के अंदर पानी और रोशनाई के कतरों की आपको निस्बत क्या मिलेगी? बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। क्योंकि जब रोशनाई के कतरे पानी के अंदर हल हुए हैं तो हल होने के बाद उन्होंने जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर की फितरत हमने कहा है कि वो कौन सी है? होमोजीनियस है। और होमोजीनियस मिक्सचर इस बात की वजाहत है कि जिस मर्जी हिस्से को उठा के देख लें, एक जैसे पूरे बीकर के आप एक जैसे 50 हिस्से बना लें, उन 50 हिस्सों के अंदर रोशनाई और पानी के कतरों की निस्बत निकाल के देख लें, तमाम के अंदर वो वैल्यू एक जैसी निकलेगी। इससे ये बात साबित होती है कि डिफ्यूजन के अमल के दौरान जब मॉलिक्यूल बेतरतीब हरकत करते हुए मिलते हैं तो उनके मिलने से जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। मैं मज़ीद इसकी वजाहत करता चलूँ डिफ्यूजन के अमल की कि असल में ये डिफ्यूजन का अमल हुआ क्यों है माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो असल में माया के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? माया के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन की हालत में पाए जाते हैं, हर वक्त मोशन की या हरकत की हालत में होते हैं, हर वक्त हरकत करते रहते हैं। और हरकत करने का तरीका क्या होता है? माया के मॉलिक्यूल्स या किसी भी और अगर आप तबई हालत की बात करते हैं मादे की, तो वहाँ भी मॉलिक्यूल्स की हरकत का जो रवैया होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा होता है। तो मैं कहता हूँ कि माया के मॉलिक्यूल जब मोशन करते रहते हैं हर हालत में, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर हरकत करते हैं और हरकत करते हुए दूसरे माया के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो माया के मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हैं, हरकत करते दौरान वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जा रहे हैं, और इस पूरे अमल के दौरान वो क्या करते हैं? एक माया के मॉलिक्यूल दूसरी माया के मॉलिक्यूल के साथ टकरा कर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और इस तरह से बनने वाले होमोजीनियस मिक्सचर के अमल को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत से क्या मुराद है? ज़रा इस मिसाल को गौर से समझने की कोशिश करें। मैंने पानी का बीकर लिया और उस बीकर के अंदर चंद रोशनाई के कतरे डाले। जब आप रोशनाई के कतरे डालते हैं तो वो जो कतरे गिर रहे होते हैं रोशनाई के पानी के अंदर, वो किसी एक जगह के ऊपर जाकर सबसे पहले गिरते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने उसको गिराया है तो वो गिराते या गिरते दौरान ही वो फैल गया और फिर जाके पानी के अंदर शामिल हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक कतरा पूरा निकला, जहाँ से भी आप रोशनाई डालना चाह रहे थे, जिस भी ज़रिए से, वहाँ से एक कतरा निकलता है, पानी के बीकर में जाता है, जाकर किसी एक जगह पर, पानी की किसी एक जगह के ऊपर जाकर वो ठहरता है। जहाँ पर वो जाके ठहरेगा, मैं कहूँगा कि उस लम्हे उस हिस्से पर रोशनाई की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि बाकी पानी के अंदर तो अभी वो मौजूद नहीं है। जहाँ पर जाके गिरा है पानी के उस हिस्से में अभी उसकी मिकदार, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप
थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही पड़ा रहने दें। अब क्या होगा, फिर आप थोड़ी देर के बाद जब दोबारा उसका मुशाहिदा करेंगे, दोबारा देखेंगे, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि जो रोशनाई का कतरा पहले गिरा था वो पहले किस जगह के ऊपर गिरा था। क्यों? क्योंकि अब तो पूरे बीकर के अंदर, पूरे पानी के अंदर आपको रोशनाई के कतरे फैले हुए नज़र आ रहे होंगे, तो आपको ये बताना मुश्किल है कि किस हिस्से में वो सबसे पहले गिरा था। क्योंकि जब आप शुरू में गिराएंगे तब तो बाकी सारा पानी उस बेरंग होगा, लेकिन वो जगह, उस जगह पर रंग आ जाएगा जहां पर आपने रोशनाई डाली होगी, तो लिहाजा वहां पे कंसंट्रेशन एकदम ज़्यादा होगी। तो क्या किया, रोशनाई के कतरों ने ज़्यादा कंसंट्रेशन से पूरे पानी में जहां पर रोशनाई के कतरे मौजूद नहीं थे, मतलब कम कंसंट्रेशन थी, तो वो जगह जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उन्होंने हरकत करना शुरू की उस जगह के ऊपर जहां पे कंसंट्रेशन कम है, और हरकत करते हुए पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो रोशनाई मिल गई और मिलकर जो होमोजीनियस मिक्सचर बना। इस मिक्सचर के बनने के अमल को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। आगे चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो डिफ्यूजन के अमल पर असरअंदाज होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से अवामिल डिफ्यूजन के अमल पर असरअंदाज होते हैं। डिफ्यूजन के अमल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। डिफ्यूजन के अमल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं। पहले नंबर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल्स का साइज। तीसरे नंबर पर मॉलिक्यूल्स की शक्ल। और चौथे नंबर पर टेम्परेचर। ये वो चार अवामिल हैं जो डिफ्यूजन के अमल को असरअंदाज करते हैं। देखते हैं इन चार अवामिल की मदद से किस तरह डिफ्यूजन के अमल में तब्दीली रूनुमा होती है। सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहला था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ताकत या मजबूती ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल का हरकत करना एक जगह से दूसरी जगह उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। लिहाजा जो ऐसे मॉलिक्यूल जो कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल या डिफ्यूजन की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होती है उन मॉलिक्यूल्स की निस्बत जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मजबूती कम होती है। तो मैं लिखूँगा वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हों, इनमें डिफ्यूजन की रफ्तार उन मॉलिक्यूल की निस्बत तेज़ होती है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ताकतवर होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे तो उनके अंदर होने वाली हरकत वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हरकत मॉलिक्यूल की जब कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन की रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि डिफ्यूजन की रफ्तार किससे ताल्लुक़ रखती है? मॉलिक्यूल की हरकत से ताल्लुक़ रखती है। तो मैं इस
पूरी फैक्टर को कुछ एक मसावात की मदद से भी समझ सकता हूँ, और वो मसावात ये है कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और डिफ्यूजन की रफ्तार ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मालिक्यूल के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, उन मालिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो उतनी कम हो जाएगी। इनवर्सली एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। इस पूरे नज़रिए को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पोलर मालिक्यूल के अंदर डिफ्यूजन का अमल नॉन पोलर मालिक्यूल की निस्बत सुस्त होता है, क्योंकि पोलर मालिक्यूल्स के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो मैं लिखूंगा कि पोलर मालिक्यूल्स में डिफ्यूजन का अमल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की निस्बत सुस्त होता है। क्यों सुस्त होता है? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगर मैं इसकी मिसाल लिखना चाहूँ तो हम लिखेंगे कि पानी की डिफ्यूजन अल्कोहल की डिफ्यूजन से सुस्त होती है, क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि अल्कोहल उसकी पोलैरिटी पानी की निस्बत बहुत कम है, या हम उसको नॉन पोलर भी कह सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि मिसाल इसकी दी जा सकती है अल्कोहल में डिफ्यूजन पानी की निस्बत तेज होती है। दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है मॉलिक्यूल्स का साइज। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी एक आम मिसाल समझने के लिए आम मिसाल की बात करें तो जो मोटे इंसान होते हैं उनको चलने फिरने में ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जो इसकी निस्बत दुबले पतले लोग होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे पीछे हरकत कर सकते हैं, फुर्तीले होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं मालिक्यूल की बात करूँ तो जिन मालिक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा उनके हरकत करने की रफ्तार बड़ी तेज़ होगी, और जिन मालिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा होगा उनकी हरकत करने की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मालिक्यूल का साइज़ और डिफ्यूजन की रफ्तार, इन दोनों के दरमियान अगर ताल्लुक़ की बात करें तो इनमें भी इन्वर्स ताल्लुक़ ही पाया जाता है। अगर मालिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का अमल सुस्ती के साथ होगा, अगर मालिक्यूल का साइज़ कम होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। तो मैं इस पूरे फैक्टर को, इस पूरे आंसर को मैं इस एक मसावात की मदद से समझ सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स का साइज और डिफ्यूजन की रफ्तार ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल बड़ा होगा, उसमें डिफ्यूजन का अमल उतना ही सुस्त रवि के साथ होगा, उतना ही आहिस्ता आहिस्ता होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं पानी के अंदर अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर सकता है। अगर मैं पानी के अंदर शहद की बात करूं तो शहद की डिफ्यूजन अल्कोहल की निस्बत पानी में सुस्त होगी, क्योंकि शहद को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स का साइज़ अल्कोहल की निस्बत बड़ा होता है। तो हम मिसाल में भी ये बात लिख सकते हैं कि शहद के मॉलिक्यूल्स की या शहद की डिफ्यूजन
अल्कोहल की निस्बत पानी में सुस्त होती है सिर्फ साइज की वजह से। तीसरे नंबर पर फैक्टर है मॉलिक्यूल्स की शक्ल। मॉलिक्यूल शक्ल के लिहाज से दो तरह के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं बेकायदा जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, और कुछ होते हैं बाकायदा जिनकी एक बड़ी ख़ास किस्म की मखसूस सी शक्ल होती है। जिनकी शक्ल मखसूस होती है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ स्लिप कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। हरकत करते हुए उनकी डिफ्यूजन की रफ्तार भी तेज़ होती है। तो बाकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफ्यूजन का अमल होगा वो बेकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा तेज़ होगा। तो लिख सकता हूँ कि बाकायदा शक्ल के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन का अमल तेज होता है। चौथा फैक्टर था टेम्परेचर। यहां भी आप इस मसावात को याद रखें जो आपको टेम्परेचर वाले फैक्टर को समझने में मदद देगा कि टेम्परेचर और डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की रफ्तार, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन का अमल भी ज़्यादा तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये कमज़ोर होती चली जाती हैं। और पहले फैक्टर में आपने पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी डिफ्यूजन की रफ्तार उतनी ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने का मतलब है कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया हुआ है। तो इस निस्बत से टेम्परेचर और डिफ्यूजन की रफ्तार में डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है। तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं, जिनके कमज़ोर होने से डिफ्यूजन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। आप इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि पानी की डिफ्यूजन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कम होगी जबकि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा हो चुकी होगी। टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं जिसकी मदद से डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने डिफ्यूजन को समझा और कैसे डिफ्यूजन का अमल एक होमोजीनियस मिक्सचर को बनाता है, इस बात को भी तफसीली जाना और कौन कौन से अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं ये हमने पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।